नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर कई बड़ी खबरों पर विस्तार से हम डालेंगे नजर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पे नया सवेरा में आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री का तेलंगाना दौरा। प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री 6800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जी हाँ, और उसके बाद वो ओडिशा भी जाएंगे, वहां पर भी विकास की कई सौगातें वहां की जनता को सौंपेंगे। जी हाँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कैबिनेट का विस्तार हो सकता है आज और कई जो नए मंत्री हैं वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं शैला। और बिल्कुल, और मौसम में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। कहां कहां मौसम में होगा बड़ा बदलाव, इसके बारे में भी आपको बताएंगे विस्तार से। जी हाँ, और खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां भी होंगी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। संगारेड्डी में 6800 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की शुरुआत के बाद करेंगे जनसभा। तेलंगाना के बाद आज ओडिशा के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाजपुर में 19,600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी का पूरा फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की लेंगे बैठक। तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के चिकोडी में बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट का विस्तार आज शाम 5 बजे। करीब 6 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। आरएलडी से भी नए चेहरे को मिल सकती है जगह। पश्चिम बंगाल के हालात से परेशान कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय आज सौंपेंगे अपना इस्तीफा। वजह और भविष्य की रणनीति का करेंगे खुलासा। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू। 6 मार्च तक पुलिस हिरासत में तीनों आरोपी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 8 मार्च तक कोरिया और जापान के दौरे पर। भारत कोरिया संयुक्त आयोग बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। पहले रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में भी होंगे शामिल। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारतीय टेबल टेनिस टीम ने रचा इतिहास। पहली बार ओलंपिक में टीम इवेंट में हिस्सा लेगी महिला और पुरुष टीम। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तेलंगाना यात्रा के दूसरे दिन आज सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद हैदराबाद स्थित नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 6800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तेलंगाना में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये ARO हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी ECBC मानदंडों के अनुरूप बने इस अनुसंधान संगठन केंद्र का मकसद विमानन समुदाय को एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करने के साथ ही अनुसंधान के लिए व्यापक प्रयोगशाला क्षमताओं का निर्माण करना है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक स्टेप है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन की ओर, जो कि विकसित भारत 2047 है, उसकी तरफ लेकर के जाता है। तो ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्ण रूप से तैयार है और गियर्ड अप है 2047 के विकसित भारत को मदद करने। वहीं PM मोदी तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास शामिल है। जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन PM करेंगे उनमें NH 161 के 40 किलोमीटर लंबे कांडी से रामसन पिल्लई खंड को 4 लेन का बनाना शामिल है। इससे हैदराबाद और नांदेड़ के बीच यात्रा का समय करीब 3 घंटे कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री NH 167 के 47 किलोमीटर लंबे मिर्यालागुडा से कोडाद खंड को 2 लेन करने का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री NH 65 के 29 किलोमीटर लंबे पुणे हैदराबाद खंड को 6 लेन में बदलने की परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगा और टूरिज्म डेवलप होगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट हमारा है ना, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट, ये सारे कम हो जाएगा। एंड डिस्टेंस आल्सो कम, थोड़े प्रोजेक्ट में डिस्टेंस भी कम हो रहा है और टाइम बहुत कम हो जाएगा। 3 to 4 आवर्स तक हमको बेनिफिट है टाइम का। एंड एक्सीडेंट्स वगैरह मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत बेहतर है। और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट रोजगार सभी बढ़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 नए स्टेशन भवनों के साथ साथ सनत नगर मौला अली रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही PM घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली सनत नगर के बीच पहली MMTS ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे की तरफ से मुख्य रूप से 2 परियोजनाएं साहब ऑनरेबल PM साहब जो है इनॉग्रेट करेंगे। एक तो हमारा एक सेक्शन है मौलाली से लेकर सनत नगर 22 किलोमीटर का सेक्शन, ये अभी सिंगल लाइन था, ये सेक्शन जो है डबल लाइन हो गया और अब तक इसमें केवल गुड्स ट्रेन चला करती थी, अब ये पैसेंजर सर्विसेज के लिए खोला गया है। तो तकरीबन 22 किलोमीटर का सेक्शन ये है, ये कनेक्ट करेगा घटकेसर MMTS से लेकर लिंगमपल्ली MMTS तक। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये पाइपलाइन पारादीप रिफाइनरी से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और अच्युतापुरम के साथ ही विजयवाड़ा और तेलंगाना में हैदराबाद के पास मलकापुर के डिलीवरी स्टेशन तक पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित और किफायती परिवहन सुनिश्चित करेगी। तो प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री जब तेलंगाना पहुंचे तब वह आदिलाबाद गए थे और आज प्रधानमंत्री संगारेड्डी जाने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन की बात करें तो आज नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। क्या है इसकी विशेषताएं, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में विमानन क्षेत्र में ये एक वैश्विक रूप से आगे बढ़ने वाला है। जी भावना और सहला, गुड मॉर्निंग। और हमारे दर्शकों को भी निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जो है आज अपने तेलंगाना की जो यात्रा है उनके आज दूसरे दिन तेलंगाना जो निवासी हैं, राज्य निवासी हैं, उनको बड़ी सौगात देंगे यहाँ पर, जैसे कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुसंधान संगठन केंद्र की जो बात हम लोग कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया है, ये अपने आप का जिस तरीके से कि अनुसंधान संगठन केंद्र के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि अपने तरीके का एक पहला जो है ऐसा केंद्र बना है, अनुसंधान केंद्र बना है, जिसमें हवाई क्षेत्र की तमाम जो चुनौतियाँ हैं उन पर वो जो है काम करेगा, रिसर्च करेगा। उसके अलावा जो है इनकी क्षमता हुआ, उसके अलावा जो है कहाँ पर क्या चुनौती आई, हवाई अड्डों में क्या कुछ
जो है उनकी चुनौतियां हैं उन पे वो काम करेगा, रिसर्च करेगा। और ये 350 करोड़ के लगभग की जो है इसकी लागत हुई है और ये जो है 350 करोड़ की लागत से जो है इसके निर्मित किया गया है। दूसरी तरफ जैसे कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि यहाँ पर जो है उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका भी जो है शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं तेलंगाना जो निवासी हैं, तेलंगाना राज्य के जो लोग हैं, उनको जहां एक तरफ जो है आवागमन के साधनों में जो है सुविधा होगी, तो वहीं जो है दूसरी तरफ जो है यहाँ पर पर्यटक की सब जो है बढ़ेंगे और उद्योगों में भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि आपने अपना सवाल किया है कि जो अनुसंधान जो है नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र है, इस संगठन केंद्र की कई सारी खूबियां हैं और इनका जो अधिकारी है, आला अधिकारी, उन्होंने जब हमने कल बात की थी यहाँ पर कि क्या कुछ इसकी खूबियां होंगी, तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर का है ये, और जिसमें तमाम चुनौतियों के लिए जो है संगठन किया जाएगा, किस तरीके से जो है उड्डयन क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, दक्षता से लेकर के कुशलता से लेकर के, इस तरीके से कई सारी जो है क्षेत्रों में ये काम करेंगे। कहाँ हवाई अड्डों के लिए जो है क्या दिक्कतें हो रही हैं, उन तमाम चीजों पर ये काम करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो है विकसित भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भावना बिल्कुल, और मिलेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कई मतलब 6,800 करोड़ रुपए की लगभग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं इससे आम जन को जो है उन सुविधा होगी, सहूलत होगी, आवागमन में कई सारी चीजों में सुविधा होगी। तो वहीं साथ ही साथ अगर रोजगार के नजरिए से देखा जाए तो उस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये प्रोजेक्ट्स। जी सैला, बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जहां जो हमको राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से बताया गया है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 2 का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, एक शिलान्यास करेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग जो है 3 घंटे की जो दूरी है, वो जो समय है वो कम होगा। तो इससे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जब पर्यटक आएंगे या रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो निश्चित तौर से उद्योग धंधों में भी यहाँ पर बढ़ावा होगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी उद्योगों के लिए सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जब भी सड़क का निर्माण होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, तो उससे समय अवधि यहाँ पर कम होगी। और दूसरी तरफ अगर रेल की बात की जाए तो रेल के भी जो शिलान्यास उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो उसमें भी जो है कनेक्टिविटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और जो यहाँ के तेलंगाना के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आवागमन के जो साधन है उसमें जो है सुविधा मिलेगी, उनपे कहीं ना कहीं जो है उनका जो है एक लाभ मिलेगा यातायात के क्षेत्र में। अगर दूसरी तरफ कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को भी उसके बाद संबोधित करेंगे सैला। और इस ये जो रैली होगी, ये जो जनसभा होगी, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ने भारत विजय संकल्प सभा का नाम से यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि 1 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री, जनप्रिय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो निश्चित तौर से आज एक तरफ जहाँ तमाम जो तेलंगाना के लोग हैं वो प्रधानमंत्री को यहाँ पर सुनने और देखने की उत्सुकता उनमें है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सौगात तेलंगाना वालों को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बिल्कुल उर्मिलेश, तो एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री तेलंगाना वासियों को देने वाले हैं। सभी को इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए
एनपीएस जरूरी है। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें, तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के जाजपुर जिले में होंगे और यहां पर 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ उनकी एक जनसभा भी होगी। प्राकृतिक संसाधनों से पोषित इस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च यानी आज पहुंचेंगे और तेल, गैस, राष्ट्रीय राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा और रेलवे की कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना, पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाने वाली 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए पारादीप में 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रामेश्वर नायक हैं फोन लाइन पर। रामेश्वर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज तेलंगाना के बाद उड़ीसा पहुंच रहे हैं, किन किन विभिन्न क्षेत्रों में आज वो राष्ट्र को सौगात देने वाले हैं? प्रधानमंत्री आज शाम को 2:40 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधा चंडीखोल, जाजपुर जिला की चंडीखोल पहुंचेंगे। वहीं एक सरकारी कार्यक्रम में योग देंगे। उसके बाद एक साधारण सभा को भी वो संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 19,600 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं तेल एवं गैस, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा से कई क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री पारादीप का रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। रेल कनेक्टिविटी और आधुनिकीकरण और विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके जुड़े क्षेत्र को भी वो बढ़ावा देने के लिए कई परियोजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके साथ IREL इंडियन रेलवे लिमिटेड के उड़ीसा सेंस कॉम्प्लेक्स में 5 MLD क्षमता वाले समुद्री जल रिफाइनरी संयंत्रों का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ जाजपुर में वो सरकारी कार्यक्रम के बाद एक पब्लिक रैली है, जिसमें वो अपनी मोदी गारंटी मंच से विकसित उड़ीसा, विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यहाँ जो मोदी समर्थक है, मोदी जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उनको वो उत्साहित करेंगे। जी रामेश्वर, देखिए बहुत सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उड़ीसा वासियों को एक तरह से विकास का उत्सव भी कह सकते हैं। उड़ीसा के लिए इसे जब जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना उत्साह है वहां पर लोगों में? हाँ, मोदी जी पिछले महीना 3 तारीख को भी उड़ीसा आए थे। पश्चिम उड़ीसा को वो दौरा किए थे। उसी दौरान वो लगभग 68,000 से अधिक करोड़ का परियोजना का शुभारंभ किए थे। अभी वो 20,000 करोड़ का कर रहे हैं। लगभग 1 लाख करोड़ का सौगात तो उड़ीसा वासियों को दे चुके हैं। और मोदी जी का ये जो उड़ीसा का प्रति जो प्रेम है, उड़ीसा वासियों को वो जैसे प्रेम करते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए
हजारों की संख्या में लगभग 3 लाख कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले हैं वहीं पर, और इसको लेके जिला प्रशासन और पार्टी बहुत बड़ी तैयारी की गई है। दूसरा बात यह है कि पिछले बार भी जो वेस्टर्न उड़ीसा में प्रधानमंत्री आए थे, तब राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री एक ही मंच में बैठे थे। तो ये जो दोनों नेताओं का एक मंच में बैठना, राजनीतिक सर्किल में एक कुछ आकलन लगाया जाता है कि बीजेडी और बीजेपी का बीच गठबंधन होने वाला है, लेकिन ये गुजब तो चल रहा है। आज प्रधानमंत्री आने के बाद इस गुजब पर विराम पड़ेगा, क्योंकि दोनों मोदी जी क्या इस मंच से कहेंगे। जी रामेश्वर, साथ ही साथ देखें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की भी जयंती है। हाँ, आज बीजू पटनायक का जयंती है। इस जयंती के संयोग की बात यह है कि इस जयंती पर प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, और दोनों नेता, बीजू पटनायक का सबसे प्यारा जिला भी जाजपुर है उड़ीसा का, वही बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, और ये मोदी जी भी विकास कार्य को लॉन्च करने के लिए जाजपुर को ही चुने हैं, और इस मंच में भी दोनों नेता इकट्ठे होने वाले हैं। सरकारी का जो कार्यक्रम है, उस सरकारी कार्यक्रम में दोनों नरेंद्र मोदी और ओडिशा का मुख्यमंत्री एक ही मंच में बैठेंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे गणित आकलन किया जा रहा है कि दोनों दल के बीच कोई गठबंधन हो सकता है। तो विकास के साथ साथ राजनीतिक समीकरण की बात करें, वो भी एक अपना इंटरेस्टिंग एंगल लेकर आएगा आज जब प्रधानमंत्री ओडिशा पहुंचेंगे। रामेश्वर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर होगी यूपी कैबिनेट से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज शाम 5 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जी हां, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस कैबिनेट विस्तार का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। खबरों के अनुसार मंत्रिमंडल में 6 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें गठबंधन के सहयोगियों को जगह मिल सकती है। बीजेपी से भी 1-2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस समय सीएम योगी समेत कुल 52 मंत्री हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। कैबिनेट मंत्री 18, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री 14 और 20 राज्य मंत्री हैं। दरअसल केंद्र हो या फिर राज्य, दोनों में ही सीमित संख्या में मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल विधानसभा सदस्यों के 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी में कुल 60-61 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल 403 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर अब भी 7-8 मंत्री इसमें बढ़ाए जा सकते हैं योगी कैबिनेट में। और इसी पर ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला दे रहे हैं। आशुतोष, कैबिनेट का विस्तार काफी जो होने जा रहा है, इसमें कई समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, तो साथ ही साथ कई सहयोगियों को भी इसमें जगह मिल सकती है।
देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार 2.0 दूसरा कार्यकाल है, पहला विस्तार ये मंत्रिमंडल का होने जा रहा है और ये बहुप्रतीक्षित जो है विस्तार था। काफ़ी दिनों से लगातार सुभाषपा जिस तरह से पिछले कार्यकाल में योगी जी के अलग हुई थी और उसके बाद फिर एनडीए का घटक दल बनी, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल वो भी घटक दल के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। तो ऐसे में जबकि आम चुनाव सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के उस लेवल पर जाने चाहती है कि जहां से उसका जो लक्ष्य है 80 सीटों को जीतने का, वो कहीं न कहीं साधने की इसमें आज के मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है आपको दिखाई देगा। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया जा सकता है, रालोद के भी जो है 2 मंत्री हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 विधायकों को जो है मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है और ये सब समीकरणों की तहत जो है ये लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का कहीं न कहीं प्रयास है। और जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार जो है कभी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लेने की कोशिश की गई, उन कोशिशों को जो है कहीं न कहीं भोथरा करने के लिए, कुंद करने के लिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयास कर रही है कि समाज के सभी वर्गों में उसकी पहुंच है, सभी जातियों में उसकी पहुंच है, सभी लोगों में जो है निर्णायक रूप से वो जो है शामिल होना चाहती है। और यही कारण है कि आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो आम चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो आम चुनाव अब से 1 से या 2 महीने में होने वाले हैं लोकसभा के, जिसमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश की आती हैं और कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो उत्तर प्रदेश से होकर जाने के लिए जब लक्ष्य बड़े रख लिए जाते हैं तो उसको साधने के लिए उतना ही प्रयत्न भी करना पड़ता है। राज्यपाल इस वक्त आज बाहर हैं, लेकिन 3 बजे के करीब जब वो वापस आएंगी। जी आशुतोष, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन कौन हो सकते हैं प्रबल दावेदार? देखिए, जो प्रबल दावेदारों की अगर हम बात करें तो दारा सिंह चौहान है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सुभाषपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो जो अलग हुए थे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। पिछड़ी जातियों को कहीं न कहीं जो है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो समीकरण जो है कहीं न कहीं साधने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और यही आज योगी मंत्रिमंडल में कयास यही लग रहे हैं कि उन पिछड़ी जातियों को साधने के लिए ऐसे प्रतिनिधियों को जो है शामिल किया जा सकता है। जी, साथ ही आपसे पूछना चाहूंगी आशुतोष की आरएलडी के साथ एक गठबंधन हुआ है हाल ही में, 1 या 2 मंत्रियों की उम्मीद है कि उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्या सोर्सेज बता रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से रालोद जो है एनडीए का घटक दल बनी है, उसके बाद से ही इस बात को लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल के भी 2 मंत्री जो है इस आज के विस्तार में शामिल किए जा सकते हैं, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं। उन 2 मंत्रियों के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी साधने की पूरी कोशिश करेगी। और जिस तरह से पिछले दिनों जो है लोकसभा की 51-52 सीटों का जो है सूची आई है उत्तर प्रदेश की, जिसमें उम्मीदवारों की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनमें जो जगहें खोजी हैं राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी बची हुई सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पूरी तरीके से पश्चिम से लेकर के पूरब तक उत्तर प्रदेश को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने घटक दलों के साथ उनको पर्याप्त सम्मान और पर्याप्त स्थान दे करके रखना चाहती है, बल्कि उनकी जातियों से जुड़े हुए लोगों का अपना समर्थन जो है वो जुटाने की पर्याप्त कोशिश कर रही है। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जब लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए प्रयास भी बड़े ही करने होंगे। 80 सीटें हासिल कर दी हैं तो उन 80 सीटों पर नजर रखने के लिए तमाम सारे प्रयास ऐसे करने होंगे, तमाम जातियों का भी समीकरण जो है वो साधने की कोशिश होगी। और उसी दिशा में देखने वाली बात यह होगी कि आज शाम को क्या कुछ किन नए चेहरों को जगह मिलती है और किस तरह से विस्तार जो है तमाम लोगों को साधते हुए आगे बढ़ता है। जी आशुतोष, शायद आशुतोष से हमारा संपर्क कट गया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष का।
बढ़ते अब अगली खबर की और अब जो खबर है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के बारासात में पहुंच रहे हैं। बारासात में प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में नारी शक्ति को संबोधित करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बंगाल की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाएं असुरक्षित हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह से बात करते हुए स्थानीय महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो संदेश खाली मामले पर महिलाओं को न्याय दिलाए। प्रधानमंत्री इसलिए आ रहे हैं, हम लोग उनसे चाहते हैं कि हम लोग नारी को उन्हें सम्मान मिले और उसकी सुरक्षा, नारी को सुरक्षा मिले और संदेश खाली में जो घटना घट रही है वो और पश्चिम बंगाल में कोई जगह पर ना घटे, यही चाहते हैं हम लोग। नारी दिवस से पहले हमारे राज्यों में हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उसके तरफ से हमारे सब नारी लोगों को यही अर्जी है कि हमारा सब नारी को सुरक्षा दे और राज्यों में जो परिस्थिति चल रही है उससे हम सब लोगों को मुक्ति दे। 6 तारीख को बारासात में हमारे आदरणीय मोदी जी आ रही है। आप लोग जानती है क्या इस बंगाल में क्या हो रहा है नारी के साथ, किस तरह नारी निर्यातन हो रही है, किस तरह संदेश खाली का घटना हो रहा है। तो हम चाहते हैं मोदी जी से यही विनती करते हैं, जो वेस्ट बंगाल में महिला का जो असुरक्षित है इस बारे में वो कोई स्टेप ले और कुछ बताए ऐसे जो बंगाल में जो महिला लोग के लिए सुरक्षित रहे। आने वाले 6 मार्च को भारतवर्ष की हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बारासात की भूमि में आ रहे हैं नारी को सम्मान के लिए। और इस बंगाल में जो नारी के ऊपर जो चर्चा हो रही है, तो देखिए आने वाले सामने जो 33% जो आरक्षण मोदी जी ने कहा, तो इसके दौरान नारी को उठना चाहिए। और बेसिकली हम इस बंगाल की महिलाएं जिस तरह से निपीड़ित हो रही है और जिस तरह से आने वाले दिन में भी देखा जा रही है, पीछे भी दिन में हम लोग देख रहे हैं नारी को किस तरह से टॉर्चर कर रही है, तो इसीलिए हमें भी लगता है मोदी जी आए इस बंगाल की भूमि में 6 तारीख में और उस दिन हर एक नारी के सुरक्षा के लिए कुछ बोले। हम लोग प्रधानमंत्री जी से ऐसे ये आशा कर रहे हैं, ये राज्यों में जो नारी सुरक्षा नहीं है वो नारी सुरक्षा हम लोग प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं। और नारी का सम्मान जो इस राज्य में नहीं है वो भी चाहते हैं। और संदेश खाली में जो घटना घटा है वो हम लोग दोबारा ये राज्य में नहीं चाहते हैं। हमारे पूजनीय जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो बारासात में आने वाले हैं। तो हम एक साधारण नागरिक के तौर पे हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सी बात करे या फिर आलोकपात करे संदेश खाली के विषय पर और नारी सुरक्षा के विषय पर। बस यही उनसे चाहत है। और नारी के लिए तो वो बहुत कुछ करते हैं और 33% उनने संरक्षण भी दी है, तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो नारी सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा निश्चित करें, वो थोड़ा सा आश्वासन दे, यही हम चाहते हैं। और कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय बंगाल के हालात से परेशान होकर आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अपने कई फैसलों और टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने रविवार को अपने त्यागपत्र की घोषणा की थी। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय आज औपचारिक रूप से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देंगे। आज एक संवाददाता सम्मेलन में न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय अपने भविष्य के कदमों की भी घोषणा करेंगे। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने अपने जीवन के 29 वर्ष वकील के रूप में बिताए। पिछले 5 साल से जज के तौर पर काम कर रहे थे। वो अपने वेतन का आधा हिस्सा गरीबों में दान कर देते थे। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, उससे जुड़े फैसलों को लेकर वो चर्चा में रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय में गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कल रात वो औरंगाबाद के
संभाजी नगर पहुंचे हैं। अमित शाह आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, फिर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे। संभाजी नगर में जनसभा भी करेंगे अमित शाह। गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा 195 बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हो रहा है और उसमें महाराष्ट्र से किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं है। लिहाजा आज की बैठक में अमित शाह सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बात कर सकते हैं। अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर में अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ सरकार काम कर रही है। और बीजेपी की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। इन 2 दिनों में नड्डा कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। आज नड्डा चिकोडी के बाद ग्राउंड में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी बेलगावी में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत होगी। फिर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ उनका संवाद होगा। जेपी नड्डा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड़ से अधिक की लागत की 14 सड़क परियोजनाओं और एक रोपवे के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। So seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारी खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ है आज के अखबारों में, प्रमुखता से क्या कुछ लिया गया है? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं। मैं भी चौकीदार की तर्ज पर पूरा भारत मेरा परिवार, इस खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ अपने पहले पेज पर लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद यादव द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि मेरा तो पूरा भारत, जो भारत के 140 करोड़ देशवासी हैं, वो पूरा परिवार है, तो उनके इस बयान के बाद ही एक परिवारवाद की लहर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिली। और ये जो पूरा परिवार है, इससे जुड़ी हुई खबर आज अखबारों में है। इसके अलावा महासमर के पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने आज देश के युवाओं से जुड़े हुए तमाम आंकड़े प्रकाशित किए हैं और बताया है कि देश के युवाओं में के हाथों में जो कुशलता की नई लकीरें पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खींची गई, उससे क्या कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज तमाम आंकड़े इस अखबार में बताए गए और बताया कि 10 वर्षों में
किन किन क्षेत्रों में बदलाव आया है, जिसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, सरकारी कॉलेज के आंकड़े हैं, साथ ही उच्च शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिला है जिससे युवाओं का भविष्य संवरा है, और इसके अलावा क्या कुछ उनके ज़िंदगी में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, कौशल विकास के साथ माध्यम से बदलाव देखने को मिले हैं, वो तमाम आंकड़े आज इस अखबार में देखने को मिले हैं। इसके अलावा मूडीज़ की एक रिपोर्ट जिसमें वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक आंकड़े जो बेहतर होने की उम्मीद जताई गई और उसके आधार पर 2024 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया गया है। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। इसके अलावा हम आपको एक तमिलनाडु का प्रायोगिक शहर पुडुचेरी के निकट जो बसता है उसकी जानकारी दे देते हैं। जी हाँ, ओरविल, जहां हम एक तरफ डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना के बाद से लगातार इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन देश में एक शहर ऐसा भी है जहां ऑलरेडी डिजिटल करेंसी के माध्यम से काम किया जाता है। जी हाँ, बेहद खूबसूरत ये शहर है और इसकी आज खबर प्रकाशित की गई, एक स्टोरी इसको कह सकते हैं, जहां पर कोई किसी तरह की मुद्रा नहीं चलती है और कम से कम 4 घंटे यहाँ पर लोगों को काम करना होता है, जिसका मेहनताना होता है 21,000 रुपये की दर से, और वो उनके खाते में जाता है। उसके माध्यम से एक संस्था के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है। लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। और चलते चलते एक और पहल की बात कर लेते हैं, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने पेज पर लिया है और बताया है कि पूर्व सैनिकों की जो वर्दी है उसकी ऑनलाइन विकल्प दिया जाएगा और वो उसको ऑनलाइन माध्यम से दान कर सकते हैं। सेना की जो वर्दी है उसके सम्मान के लिए सेवानिवृत्त जो फौजी होते हैं उनकी जो वर्दी होती है उसका उपयोग, अब वर्दी का उपयोग जो है तोहफे और सजावटी सामान के लिए किया जाएगा। तो आज ये तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई खबरें हमें अखबारों में देखने को मिली। धन्यवाद संध्या, इतने सीमित समय में तमाम अखबारों की विभिन्न सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे। बात करें अगर बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन के राज्यसभा के लिए चुने जाने का जश्न मनाते हुए विधान सौध में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप है। तीनों आरोपियों को 6 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं इल्ताज, जो कि दिल्ली से हैं, हावेरी जिले के निवासी मोहम्मद नशीपुरी और बेंगलुरु निवासी मुनव्वर पर पाक समर्थक नारे लगाने का आरोप है और उन्हें 27 फरवरी को विधान सौध गलियारे के अंदर नसीर हुसैन के साथ कैमरे पर देखा गया था। टीवी के आरोपों के बीच चैनलों ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने आवाज के नमूने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे। हालांकि सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। एक निजी प्रयोगशाला ने वीडियो का आवाज विश्लेषण किया और कहा कि आवाजें पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रही थीं। नसीर हुसैन ने कहा कि उनके अनुयायियों ने नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उन्होंने किसी भी पाक समर्थक नारे को सुनने से भी इनकार कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने बचाव किया कि कोई नारा नहीं लगाया गया था और FSL रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया था। विपक्ष ने सरकार से FSL रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान की आधिकारिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आधिकारिक रूप से 2 दिन कोरिया की राजधानी सोल में रुकेंगे। इस दौरान वो दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के साथ 10वीं भारत रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंट कमीशन बैठक में हिस्सा लेंगे। वो कोरिया के शीर्ष अधिकारियों, विचारक समूहों और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। इनमें कुछ बैठकों में इस बात पर चर्चा होगी कि दोनों देशों के बीच किस प्रकार से सेमीकंडक्टर कारोबार को बढ़ाया जाए। दक्षिण कोरिया के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 से 8 मार्च तक टोक्यो में रहेंगे। यहां पर वो 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता के दौरान भी सेमीकंडक्टर पर चर्चा होने की संभावना है। बातचीत में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, हाई स्पीड रेल, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री के समकक्ष के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। और आइए बढ़ते हैं आगे।
और बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। उससे पहले आपको बताएं एक बड़ी खबर जो है वो इस समय आ रही है। एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में ये बताया गया है कि देश भर में 17 जगहों पर छापे मारे गए हैं। एनआईए की बड़ी कार्रवाई में 17 जगहों में, देश भर के 17 जगहों पर छापे मारे गए हैं और आपको बता दें कि बेंगलुरु समेत 7 राज्यों में एनआईए का छापा पड़ा है। बिल्कुल, एनआईए बड़ी कार्रवाई करते हुए, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। नीरज सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देश भर में 17 जगहों पर ये छापेमारी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पूरी अपडेट है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पिछले साल इसमें एक एफआईआर दर्ज की थी एनआईए के द्वारा कि बेंगलुरु की जेल में बंद कुछ कैदियों के साथ लश्कर तोयबा के एजेंटों ने संपर्क किया था। और जब वो कैदी जेल से बाहर आए थे तो उन कैदियों ने बेंगलुरु में बम ब्लास्ट करने की एक प्लानिंग करी थी, बड़ी प्लानिंग थी। और उस सिलसिले में दिसंबर 2023 को एनआईए ने छापे भी मारे थे बेंगलुरु में कई सारी जगहों पर और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था, पिस्टल्स बरामद किए थे। इसके अलावा उनको किस तरह से लश्कर तोयबा के दिशा निर्देश मिल रहे थे, वो तमाम जो जानकारी थी वो एनआईए को मिली थी। उस समय जुनैद और नासिर नाम के 2 शख्स थे, जो कैदी थे बेंगलुरु की जेल में बंद थे, उन कैदियों से उन्होंने संपर्क किया था और उसके बाद उन कैदियों को आतंकवादियों के संपर्क में लाकर बेंगलुरु को धमाकों के साथ बहलाने की ये कोशिश थी। उसी जो जानकारी है, जो इनपुट नीरज ये भी बताइए, देखिए बेंगलुरु जेल में जो कट्टरपंथी बनाने का जो मामला है, इसमें क्या कोई अधिकारी भी शामिल हैं? किस तरह से लोग उनसे संपर्क करते थे और किस प्रकार कैदियों को कट्टरपंथी बनाते थे? देखिए, अभी तक अधिकारियों की भूमिका को लेकर एनआईए ने अपनी एफआईआर में उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ संदिग्ध रहे होंगे जो एनआईए के रडार पर है, क्योंकि इनसे जो बेंगलुरु की जेल में जो लोग मिले थे, कैदियों के मार्फत ही ये मुलाकात हुई थी और उनको एक रकम ऑफर की गई थी कि आप जो है उसको ज्वाइन किए और बेंगलुरु में अगर आप बम धमाके करते हैं तो आपको एक रकम भी दी जाएगी और प्रोटेक्शन भी एक तरीके से दिया जाएगा। उसी सिलसिले में एनआईए को इनपुट मिला है, नया इनपुट। उसी के आधार पर देश भर के 17 जगहों पर एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। नीरज, क्या ये वही जांच हो रही है जब कल गृह मंत्रालय ने रामेश्वरम कैफे पे बम ब्लास्ट की जांच जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई थी? देखिए, भावना बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो केस है वो अलग केस है और ये पिछले साल इसमें एफआईआर एनआईए ने दर्ज की थी। हालांकि बेंगलुरु में जो कैफे में ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच भी एनआईए कर रही है। एनआईए की एक टीम बेंगलुरु पहुंचेगी और वहां बेंगलुरु पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, इसके अलावा जो सबूत बेंगलुरु पुलिस के पास है, उन सबूतों को देखेगी और उसके बाद एनआईए अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ संदिग्ध हैं और उनको हिरासत में लेकर जो पूछताछ है वो भी एनआईए कर सकती है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने भी कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ लोग सीसीटीवी में आए, तो उसके आधार पर एनआईए अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है भावना, ये पहले इसमें एक केस दर्ज हुआ था और इस तरीके से जेल में जो कैदी थे उनको चरमपंथी बनाकर और बेंगलुरु के अंदर अलग अलग हिस्सों में ब्लास्ट करने की एक प्लानिंग थी। उसी के तहत एनआईए को इनपुट मिला था और अब एनआईए देश भर में 17 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई करी है, क्योंकि एनआईए को ये पता लगा है कि ये बड़े पैमाने पर इस तरह का खेल खेला जा रहा है। जेल में कैदी हैं, उनसे आतंकवादी अपने जो एजेंट हैं उनके थ्रू संपर्क करते हैं और उसके बाद उनको अपने गैंग में शामिल करने के बाद बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने के जो प्रयास है, जो षड्यंत्र है, वो जो आतंकवादी है वो कर रहे हैं। इसी सिलसिले को लेकर एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये भी बताइए कि देखिए कौन कौन कैदी हैं, अगर उनके नाम उजागर हो सके हों तो आप उनके नाम भी बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने किस किस से संपर्क किया, साथ ही साथ इन लोगों ने क्या कोई गतिविधि अंजाम भी दी? देखिए, बिल्कुल गतिविधि अंजाम दी थी। नासिर नाम का एक शख्स है जो इनको इस तरह के काम के लिए उकसा रहा था और इसके अलावा जुनैद जो लाल चंदन जो लकड़ी है उसका तस्कर भी है, इस समय फरार भी चल रहा है जुनैद, उसके यहाँ पर भी पुलिस ने छापा मारा था और इसके अलावा एनआईए ने छापा मारा था बड़े पैमाने पर। जी नीरज, आपको एक पल के लिए रुकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और ये बड़ी खबर है जुड़ी हुई हमारे बंगाल से जुड़ी हुई है। 11 मार्च को आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी
से ईडी से एक जुड़ी बड़ी खबर है और सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की एक और है। 46 लाख की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली गई है। और आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी ये एक बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की जो पत्नी है उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है। बिल्कुल 46 लाख की जो संपत्ति है सलमान खुर्शीद की पत्नी, उसकी जो पत्नी की जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया। तो बिल्कुल एक ईडी जो है बड़ी कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर जहां पर भी थोड़ा बहुत भी ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या क्या कुछ कारण हो सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये एक और बड़ी खबर, 46 लाख की संपत्ति जो है सलमान खुर्शीद की पत्नी जो लुई खुर्शीद, वो भी एक बड़ी हस्ती हैं और उनकी ये संपत्ति जब्त होना ये दर्शाता है कि उनके कार्यकाल के दौरान भी कुछ ना कुछ घोटाला हुआ होगा। किस कारण से ये संपत्ति जब्त हुई है, क्या कुछ मामला है ये? देखिए, निश्चित तौर पर उस समय जब सलमान खुर्शीद मंत्री थे और आप देखें कि उस समय भी एक आरोप निकलकर सामने आया था कि उनके एनजीओ के थ्रू बड़े पैमाने पर जो करप्शन है वो करा जा रहा है। उसको लेकर जो जांच एजेंसी है उन्होंने मामला भी दर्ज किया था और ये पाया गया था कि एनजीओ के मार्फत बड़े पैमाने पर पैसे का हेरफेर किया जा रहा है। उसी सिलसिले में जो एनआईए है वो लगातार और उस ईडी है जो लगातार कार्रवाई कर रही है, उसी को लेकर जो संपत्ति है इनकी जब्त की है। इसके अलावा ईडी की एक और कार्रवाई हुई है। मोहिया मित्रा को भी ईडी ने 11 मार्च के लिए सम्मन दिया है और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। जिस तरीके से पैसा लेकर आपने देखा होगा कि संसद के अंदर जो सवाल है वो पूछे जा रहे थे, तो उसको लेकर भी ईडी ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है और मोहिया मित्रा को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। तो बिल्कुल मिशन मोड में काम कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है जहां कुछ भी गड़बड़ नजर आ रही है। भावना, बिल्कुल सही कहा आपने। नीरज, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि सलमान खुर्शीद की पत्नी से जो जुड़ा ट्रस्ट का ये मामला है, हालांकि आप नीरज इस पर अपडेट बनाए रखें, आपसे फिर से अपडेट लेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। और नया सवेरा में अब आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करेंगे अगली खबर की, और ये खबरें जुड़ी हैं सिने जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। सारा अली खान की आगामी फिल्म ए वतन मेरे वतन का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म की कहानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रेडियो स्टेशन चलाने वाली एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद सालार के मेकर्स इसके दूसरे भाग के लिए तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के सीक्वल की शूटिंग अप्रैल में शुरू होगी। ग्रामीण परिवेश की सुंदर सी कहानी पर आधारित फिल्म लापता लेडीज को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। रविवार को फिल्म ने कुल 1.8 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी के बाद अब अपनी आगामी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर चर्चा में। रिपोर्ट्स की माने तो 5 फरवरी को रायपुर में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान सिनेमाघरों में आने को तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के ट्रेलर को 7 मार्च को रिलीज किया जाएगा। ये मूवी 1952 और 1962 के बीच भारतीय फुटबॉल के स्वर्ण युग पर आधारित है। अभिनेता कुणाल खेमू की फिल्म मडगांव एक्सप्रेस से बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं। प्रतीक गांधी और दिव्येंदु स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। डीफेक और डेटा के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित फिल्म में इरा का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज होगी। रिलीजिंग से पहले फिल्म योद्धा के निर्माताओं ने इसके बीटीएस वीडियो का वीडियो शेयर किया है। फिल्म के बीटीएस में भी सिद्धार्थ शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। और नया सवेरा में अब बात मौसम की। और एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना दिख रही है। इसका प्रभाव आज से 7 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के छिटपुट हल्की और मध्यम वर्षा के साथ हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।
और आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नॉर्वे में पाए जाने वाले आर्कटिक फॉक्सेस की खूबसूरत झलकियों के साथ। जी हाँ, आप इस आर्कटिक फॉक्सेस की इन खूबसूरत झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। पता का चाय, गजब का स्वाद और जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी बहुव्यक्तित्व विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को स्वयं में अन्य व्यक्तित्व होने का आभास होता है। ये एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को चेतना, जागरूकता और पहचान संबंधित समस्याएं होती हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक प्रकार का मनोरोग है जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तित्व या पहचान अपना लेता है। इसका मतलब है कि एक तो उस व्यक्ति का सामान्य व्यक्तित्व है जो हर समय उसके साथ रहता है, और बीच बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब वह व्यक्ति एक दूसरा व्यक्तित्व जो उसके पहले स्वाभाविक व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग होता है, वो उस रूप में चला जाता है। बचपन में गंभीर चोट, शारीरिक या यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न, कई भावनात्मक समस्याएं, बचपन में किसी दर्दनाक घटना का असर या प्रभाव, बचपन में किसी तरह का अनुभव जिसकी वजह से अधिकतर लोगों को ये समस्या होने की संभावना हो सकती है। व्यक्ति जो उसका साधारण व्यक्तित्व है जब उससे अलग व्यवहार करने लगता है, जैसे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग अपना नाम बदल लेते हैं, अपनी पहचान बदल लेते हैं, कपड़े पहनने का तरीका भी बदल जाता है, लोगों से बात करने का तरीका बदल लेते हैं।
तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि यह व्यक्ति जो सामान्य उसका व्यक्तित्व है उससे अब अलग व्यवहार कर रहा है। ये कुछ लक्षण हैं जो इनिशियल स्टेजेस में हमें ये जानकारी देते हैं कि संभवतः इस व्यक्ति में एक मनोविकार उत्पन्न हो रहा है। उसके अलावा ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब जब यह व्यक्ति किसी परेशानी से गुजरता है या मानसिक तनाव से गुजरता है तो ये सारे लक्षण फिर से उभर कर सामने आने लगते हैं। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से व्यक्ति कब ग्रस्त होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस समस्या में व्यक्ति में किसी तरह का शारीरिक बदलाव या लक्षण नजर नहीं आता। यदि इस विकार का प्रभाव व्यक्ति के निजी जीवन और कामकाज पर पड़ने लगे तो कई अन्य प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। एक बार जब निदान